नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सर्वप्रथम तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग परियोजना प्रबंधक के विज्ञापन के बारे में जानेंगे। यह विज्ञापन आपको झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 4/2025 के तहत आया था और इसका फॉर्म फिलअप किया जा चुका है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि ऑलरेडी मेरे द्वारा कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा था, तो कुछ अभ्यर्थियों को कहना है कि मैम इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है या एग्जामिनेशन पैटर्न है वो किस टाइप का होगा। तो वह देखिए, मैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और क्लास और नोट्स के बारे में आपको यहाँ इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया या फिर जो आपका आरक्षण क्राइटेरिया है, इस वीडियो में डिस्कस करना बेकार हो जाएगा। हम लोग को जो जरूरी है जानना है वो है आपको सिलेबस। बेसिकली जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो ये वीडियो बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके रखा है। एग्जामिनेशन देखिएगा, तो जो चयन प्रक्रिया होगी वो सब्जेक्टिव और साथ साथ इंटरव्यू बेसिस पर होगा। यानी कि आपका जो होगा एग्जामिनेशन वो होगा रिटन बेस। ठीक है, रिटन बेस एग्जामिनेशन होने वाला है। देन आफ्टर आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितने पेपर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 पेपर का एग्जामिनेशन आपका लिया जाने वाला है। ठीक है, पहला पेपर है आपको हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा है जनरल स्टडी, चौथा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लॉ। तो यहाँ पर 4 पेपर का आपका एग्जामिनेशन लिया जाने वाला है। और इसमें अगर हम बात करेंगे पहले और दूसरे पेपर के बारे में, तो दोनों ही पेपर आपका 2-2 घंटे का होगा और उसका पूर्णांक 100 नंबर का होगा। यहाँ क्लियर कह दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी जो है उसके जो लब्धांक है, यानी कि आपने जितना स्कोर किया है उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि ये दोनों ही क्वालिफाइंग है और दोनों में आपको 30% अंक लाने हैं। यानी कि दोनों में 30-30 नंबर लाने हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। यानी कि जब जो मेरिट बनेगा उसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। या फिर जो कुल प्राप्तांक होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के जनरल स्टडी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, उसमें इसके मार्क्स को ऐड नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा शुरुआत वाले 500 नंबर का और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, तो टोटल 600 नंबर पर आपको मेरिट का काउंट किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाना है जो कि 100 अंक का है। चलिए आप आगे हम लोग जानेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कौन कौन से पेपर का होगा। तो हिंदी और इंग्लिश तो मैं आपको बता ही दी। थर्ड पेपर के बारे में जानेंगे। हिंदी इंग्लिश के बाद में आपका जो थर्ड पेपर आएगा, जहाँ पर देखेंगे पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे 1-2 लिखा है, लेकिन आप अगर अभी जस्ट आपने सिलेबस के बारे में देखा था तो वहाँ पे 1 और 2 में हिंदी इंग्लिश था और थर्ड में जीएस था। तो चलिए, आपका थर्ड पेपर क्या है हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो है जीएस, जबकि यहाँ पे वो 2 लिखा है। ठीक है, तो चलिए वो थर्ड पेपर आपका ये हो जा रहा है जीएस। ठीक है, ये थर्ड पेपर है। जीएस में क्या आ जाएगा जनरल स्टडी में, तो आपको झारखंड के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, भारतीय के इतिहास के बारे में, भारत के जो भूगोल के बारे में, संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको डिटेल में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से भी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद झारखंड स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो रीजनिंग अफेयर्स होंगे वो भी पूछा जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं, घटनाक्रम है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ रीजनिंग रहेगा और साथ साथ आपका एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रश्न रहेगा। तो क्लियर कर दिया गया है पहले ही कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें यह नहीं बता रहा कि थर्ड का लेंगे कि नहीं लेंगे, फोर्थ का लेंगे कि नहीं लेंगे, बस उन्होंने कह दिया कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है। अब हम लोग जो मेरा जो क्लास है उसके बारे में समझेंगे कि जो क्लास लूँगी मैं वो किस पेपर का लेने जा रही हूँ। बेसिकली वो आपको फोर्थ पेपर आपका 2 हिस्सों में बटा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण उपबंध है उनको पढ़ना है। तो आपको सिलेबस में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिकली आपको तैयारी कैसे करनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा, और जो क्लासेस होंगे वो भी किस नेचर का होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो आपका फोर्थ पेपर है उसका 2 हिस्सों में चूँकि बटा हुआ है, तो आपको पहले एक एक करके दोनों हिस्सों को समझना होगा
और इससे ही संबंधित आपको प्रश्न भी जानने होंगे जो कि आपको प्रोबेबल होगा कि एग्जामिनेशन में पूछा जाए। पहला जो टॉपिक होता है सब टॉपिक, पहले टॉपिक का जो सब टॉपिक है ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो कि भारत और झारखंड दोनों के ही संबंध में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनका जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस है उसको जानना है। बैंकिंग इकोनॉमिक के बारे में जानना है आपको। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशन के बारे में जानना है। और जो सिक इंडस्ट्री है, मतलब जो रुग्ण इंडस्ट्री है, उनका पुनर्जीवन कैसे होगा उसके बारे में आपको जानना होगा। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा नोट्स जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो है डिस्क्रिप्टिव नोट्स है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पहले किस टॉपिक में बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोर्शन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका भारत और झारखंड से संबंधित जो औद्योगिक नीति आता है उसको विस्तृत रूप में पढ़ना है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि आपको पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ में आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था शुरुआत में। ये मैं आपको जो नोट्स दिखा रही हूँ जिस्ट है, समरी नोट है, डिस्क्रिप्टिव नोट अलग है जो कि काफ़ी बड़ा है ना। तो आपको करीब करीब 200+ पेजेस हैं उसमें। तो वो जो नोट है वो बहुत अधिक विस्तृत है, उसको भी मैं नहीं ओपन कर रही हूँ, मैं इसको समरी नोट आपको दिखा रही हूँ। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है, भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और इसके क्या प्रकार थे, इनको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको भारत के अलावा झारखंड में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ थी उनको भी डिटेल्स में पढ़ना है। कुछ एक कंटेंट आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल वे में बायलिंगुअल वे में आपको तैयार किया गया है, ताकि आपको कुछ एक चीज़ें जो हिंदी में आपको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते या फिर उनका ट्रांसलेशन हिंदी में करना थोड़ा सा आपके लिए मतलब आपको समझने में भी दिक्कत होगी, तो उसको कंटेंट को मैंने बायलिंगुअल भी रख दिया है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आता है आपको इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उसको एस्टैब्लिश करने का जो प्रक्रिया है वो क्या है। हाँ, इसके पहले एक और चीज़ आपको पढ़ना होगा जो कि आपका सिलेबस में दिया है कि झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है कि झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपके जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होगा उसमें इसको चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप से लिख दिया है। हाँ, इससे संबंधित जो प्रोबेबल प्रश्न है उसको भी मैं आपको बता दूंगी। अभी ही थोड़ा बहुत बता दूंगी, बाद में वैसे बाद में लोग जब क्लासेस होंगे उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए तो भारत में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, इसके लिए क्या मतलब एनओसी लेने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, और क्या क्या कहाँ कहाँ से आपको बेसिकली जैसे आपको इन्वायरमेंटल एनओसी चाहिए होता है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से साथ साथ जो झारखंड में भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है उसको भी डिटेल्स में पढ़ना है। थर्ड यूनिट जो है बैंकिंग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बैंकिंग एंड इकोनॉमी। अब ये सोचोगे कि भाई ये बैंकिंग और इकोनॉमी ये बैंक और इसमें सिर्फ बैंक के बारे में पढ़ना है या फिर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ बैंकिंग को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के से जोड़ते हुए पढ़ना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बैंक का क्या रोल होता है उसको हम लोग को डिटेल्स में जानना है और उससे संबंधित क्या प्रश्न प्रोबेबल बनेंगे उसको भी हम लोग इस क्लास में समझेंगे। बेसिकली अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं कि आप क्लासेस लो, नोट्स लो, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से बैंकिंग को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से जोड़ करके ही पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं कि आपको पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ने बैठ जाना, पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ने बैठेंगे तो आपके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। देखिए ये मैं फिर से बता रही हूँ कि समरी नोट्स है, ये जिस्ट है ना। बेसिकली समझ सकते हैं कि ये आपको एक ऐसा मैं जो ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैंने जिस्ट बना के रखा है। डिटेल्स में आपको क्लासेस के नोट्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए आपको गाइडलाइंस देने के लिए प्रोवाइड किया कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आप इनसे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका फोर्थ टॉपिक जो है, आपको ये कहता है कि आपके जो इंडस्ट्री को डेवलप सेटअप करने के बाद में और सेटअप करने के पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है,
ये प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन की बात करता है ये टॉपिक, ठीक है। तो कब कब का, एक तो बिफोर सेटअप हो जाएगा और एक होगा आफ्टर सेटअप, ठीक है। तो उन चीज़ों को यहाँ डिटेल्स में पढ़ना है, उनसे संबंधित क्या क्या प्रोबेबल प्रश्न बनेंगे, ये आपका जो यूनिट 3 का जो 4th टॉपिक है उसको पढ़ना है, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे तो डिटेल्स में अगला जो आएगा आपको रुग्ण इंडस्ट्री जो है ना, जो एसेसिक इंडस्ट्री है इंडिया में, है ना, उनका उनको कैसे उनका मतलब पुनर्जीवन किया जाए, है ना, उनका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे जो रुग्ण इंडस्ट्री है उससे संबंधित कुछ अधिनियम भी हैं, ठीक है, उसको भी आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है ताकि उससे जो प्रोबेबल प्रश्न बनेंगे उसको हम लोगों को समझने में आसानी हो। इसके बाद आपका आ जाता है डिटेल में चलेंगे तो औद्योगिक एवं श्रम विधि तथा अन्य संबंधित अद्यतन जो अधिनियम है उसको देख लेंगे। इसमें इंडस्ट्रियल जो एक्ट है ना, इसमें विकास एवं विनिमय अधिनियम है, उसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है आपका देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ बारी बार से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कंपनीज एक्ट, इसके बाद आ जाता है आपका कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के पहले जो उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951, इसमें ना सिर्फ आपको 51 का अधिनियम पढ़ना है बल्कि आपको उसके बाद के जो संशोधन हुए थे उसको भी डिटेल्स में जाना है। कंपनीज एक्ट जो है अभी वर्तमान में जो संशोधन के साथ में चल रहा है उसको भी डिटेल्स में देखना है और इससे संबंधित प्रश्न भी देखने हैं। बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा एक तरह से कॉमर्स या मैनेजमेंट का अगर अब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। करीब अगर इनका नोट्स भी हम बनाएंगे तो 40 से 50 पेज सिर्फ कंपनीज एक्ट के ही नोट्स बनते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, जो प्रोबेबल प्रश्न होते हैं, जो संभावित प्रश्न होंगे तो उनको नज़र में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, ना कि आपको कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ जाना है। बेसिकली देखेंगे तो कॉमर्स वालों के लिए कम से कम 200 से 300 पन्ने का आपको नोट्स होता है, या मैनेजमेंट वालों के लिए या फिर लॉ वाले के लिए। तो इसको उतना नहीं पढ़ना है, हम लोग को 40 से 50 पन्ने में कोशिश किया जाए तो उसको कवर किया जा सकता है। बट फिर भी यहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकर नहीं, इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न में है उनको जानते हुए पढ़ेंगे तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 30 पन्ने में इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। देन आफ्टर आपका आता है रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली देखा जाए कि ऑलरेडी जब हम लोग औद्योगिक विकास टॉपिक कर रहे थे तो उसका 5 नंबर ये टॉपिक में दिया हुआ है। बट हम लोगों को यहाँ पर कितना पढ़ना है, तो यहाँ पे जो उससे संबंधित जो अधिनियम है उसको पढ़ लेना है, साथ साथ क्या क्या अभी वर्तमान में प्रोविजन है जिसमें जिसमें जैसे कि कह सकते हैं जो अभी सुधार हेतु क्या क्या किया जा चुका है वर्तमान में, और झारखंड में औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, औद्योगिक कंपनी है, उनके सुधार हेतु क्या किया गया है, इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, लोन की क्या व्यवस्था है, फाइनेंस की क्या व्यवस्था है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से संबंधित ये वैकेंसी है। तो इनके सेटअप से लेकर सेटअप के बाद तक का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे ध्यान देते हुए पढ़ना है। और ख़ासकर किस इंडस्ट्री का, तो जो रुग्ण इंडस्ट्री है, मतलब कि जो बीमार है ना, जो मतलब अबाउट टू डाई है, मतलब अगर उनका कहा जाए तो उनका लाइफ ख़त्म होने को, तो उनके सुधार के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पढ़ना है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हो जाता है कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1948 अगर देखा जाए तो शुरुआत का जो था वो बहुत स्मॉल था, अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1948 से लेके अभी तक जितने भी आपको संशोधन हुए हैं सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे, तभी जाकर आपका एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा तैयारी हो पाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1948 का जो कंपनीज एक्ट है उसको पढ़ने के साथ साथ जितने संशोधन हुए हैं उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बेसिकली हम लोग क्लास में भी आपको इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम आपका जो है ये 5 नंबर का टॉपिक है। तो इसमें अनुवर्ती नियम के साथ साथ आपको पढ़ लेना है, मतलब औद्योग में विवाद कैसे होते हैं, उनके समाधान के क्या उपाय हैं, उसके संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, और साथ साथ
औद्योगिक विवाद के जो कारण है उसको निपटाने के जो बेहतर उपाय भी वर्तमान में है। और हाँ, इसको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, ये देखा जाए तो ये मैनेजमेंट का पोर्शन है और लॉ का भी पोर्शन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 4 और 5 और टॉपिक हम लोग देखेंगे राइट, बारी बारी से। छठा टॉपिक हो जाता है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। उद्योग की स्थापना में जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उसको आपको पढ़ने होंगे। इसमें आपको मुआवजा और पारदर्शिता का जो अधिकार है उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत डिटेल्स में इसको पढ़िएगा, तब जा करके आपके लिए एक सक्सेसफुल मतलब रिजल्ट होने के लिए आपके संभावना बन सकती है। और ये काफ़ी डिटेल्स में जो अभी जो करंट अमेंडमेंट्स आया है जो रीसेटलमेंट का 2013 का, उसको भी बढ़िया से आपको तैयारी कर लेनी होगी। सातवां टॉपिक जो हो जाता है वो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908। ठीक है, 1908 जो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं और इससे संबंधित ऑलरेडी BPSC के द्वारा पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं डिस्क्रिप्टिव वे में। कुछ एक प्रश्न मैंने आपको बना के रख दिए हैं इस नोट के साथ में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और CNT SPT एक्ट में जो बेसिकली आपका देखेंगे तो आपका 7वां के साथ साथ 8वां टॉपिक भी है CNT एंड SPT एक्ट, वो आपको डिटेल्स में पूछना और इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाने की आपको संभावना। अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर 4 है, पेपर 4 में जो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आप देखेंगे तो ये है, और 7वां और 8वां टॉपिक आ जाता है। 8वें टॉपिक में आप देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। इसमें भी अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, हर साल 10 साल अमेंडमेंट हुए हैं। झारखंड बनने से पहले कि झारखंड बाद तक जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तभी जा करके आपके लिए रिजल्ट होने की संभावना है। और इस अधिनियम में आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में क्या परिदृश्य चल रहा है, जैसे कि आपको क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या चीज़ें अवरोध के रूप में देखी गई हैं, उन सबको पढ़ना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 7 और 8 टॉपिक ये आपको बढ़िया से पढ़ना है, तब जाके आपका रिजल्ट इसमें, क्योंकि देखिए इसमें आपको प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। 9 नंबर आप देख पाते हैं तो ये आपको है झारखंड पंचायती राज अधिनियम। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 जो है ये और 10 नंबर, जिस प्रकार से 7 और 8 पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ही अगर हम इक्विवेलेंट में देखेंगे तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में आपको बहुत सारे इलाके जो होते हैं वो ग्रामीण इलाके में आते हैं। तो पंचायती राज का यहाँ पर क्या प्रावधान है और पंचायती राज के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और विकास संबंधित क्या क्या कार्य किया जा रहा है पंचायती राज अधिनियम के तहत में, वो सारे टॉपिक्स पढ़ने, उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली देखिए ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें आपको क्लास और नोट्स के बारे में तो मैं समझा ही दे रही हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, ताकि आपका जो प्रोबेबल प्रश्न है कहाँ कहाँ से आपको फंसेगा और आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लास्ट का टॉपिक जो होता है वो पेशा है ना, पंचायत। ये जो टॉपिक हो जाता है आपका जो 8 नंबर का 10 नंबर का टॉपिक है, सॉरी, ये है आपका पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग PESA, पेशा एक्ट 1996। इसके सारे महत्वपूर्ण पहलू को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पंचायती एक्ट जो पेशा एक्ट है इसके तहत आपको यहाँ के ट्राइब्स को और यहाँ के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको बहुत सारे महत्वपूर्ण राइट्स दिए गए हैं, और यहाँ के जो ज़मीन है उसको ज़मीन पर इससे क्या क्या फ़ायदा है, किन लोगों को फ़ायदा है ना, यहाँ के मूल निवासी को क्या फ़ायदा है, और इसके संबंधित सरकार क्या क्या जो शक्तियाँ हैं और अधिकार दे रखी हैं, वो सभी चीज़ इसमें प्रश्न इस टॉपिक से आपको पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्लास और नोट्स के बारे में तो बताना ही था ही, बाकी आपको सिलेबस के बारे में भी बताना था कि आपको पढ़ेंगे क्या, ताकि आपको तैयारी करने में आपको सुविधा हो। और सबसे बड़ी बात कि जो क्लासेस है आपका, मैं आपको छठ पूजा के बाद से नवंबर में क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, इस क्लास में आपको डिटेल क्लास में ले जाएगा, बायलिंगुअल मोड में क्लास का जो ये है
वो बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लास रहेगा, ठीक है। नोट्स आप जैसे अगर हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में, और इंग्लिश में चाहेंगे इंग्लिश में नोट मिलेगा, डिटेल क्लास मिलेगा। नोट्स का आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी दिए जाएंगे, और उसका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता रही हूँ 8789394504। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी चीज़ों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।